स्वागत है आपका आरडी न्यूज की खास पेशकश परख में। हम फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड और नई कहानी के साथ। तो आज से करीब 36 साल पहले देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण होता है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सरकार दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक देती है। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि इस घटना के बाद कश्मीर में दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि सरकारों को झुकाया जा सकता है। आज़ादी के बाद की जिन घटनाओं का जिक्र गाहे बगाहे हो जाता है, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण की घटना भी शामिल है। इस घटना ने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। अपहरण की इस कहानी के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा भी जताया जाता है, क्योंकि सालों बाद ये भी दावा किया गया कि खुद गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की रिहाई आसानी से हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है आज से 3.5 दशक पहले। साल 1989 केंद्र में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। इस सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे, जो कांग्रेस छोड़कर वीपी सिंह के साथ आए थे और वीपी सिंह ने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए उन्हें देश का गृह मंत्री बना दिया था। यह वह दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद अपने पैर पसार रहा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आतंकवादी देश के गृह मंत्री के घर तक पहुंच जाएंगे। अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री पद की शपथ लिए 4 दिन भी नहीं हुए थे, आतंकियों ने उनकी बेटी को अपना शिकार बना लिया। 8 दिसंबर 1989 की शाम थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की 23 साल की मंझली बेटी रुबैया सईद, जो पेशे से डॉक्टर थी, श्रीनगर के लाल डीड अस्पताल से अपनी ड्यूटी खत्म करके एक मिनी बस से लौट रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस बस में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF आतंकवादी भी चढ़ चुके हैं। इनमें यासिन मलिक भी शामिल था। आतंकियों ने पहले फारूक अब्दुल्ला की बेटी को अगवा करने की योजना बनाई थी, लेकिन हाई सिक्योरिटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। रुबैया सईद आतंकियों की आसान शिकार इसलिए बनी क्योंकि वो बस से रोजाना बिना किसी सुरक्षा के एक तय वक्त में आती जाती थी। धीरे धीरे बस के यात्री कम होते चले गए और बस श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ बढ़ने लगी, जहां रुबैया सईद का घर था। अचानक 5 नौजवान खड़े हुए और उन्होंने ड्राइवर से बस को नातीपोरा ले चलने को कहा, जहां एक नीली मारुति कार उनका इंतजार कर रही थी। रुबैया को ज़बरदस्ती उस कार से सोपोर ले जाया गया। इसके बाद JKLF प्रवक्ता ने कश्मीर टाइम्स अखबार के ऑफिस में फ़ोन करके बताया कि रुबैया सईद उनके कब्जे में है। वो इसके बदले अपने 5 साथियों की रिहाई चाहते हैं। इस खबर के सामने आते ही तहलका मच गया। सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आतंकवादी रुबैया सईद को नुकसान ना पहुंचा दे। उस वक्त मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी देश में नहीं थे। वो अपना इलाज कराने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। इधर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि IAS अधिकारी मूसा रजा और कुछ और लोग आतंकियों से रुबैया की रिहाई की कोशिश में जुटे थे। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर पहुंचते ही कैबिनेट की बैठक बुला ली। अब्दुल्ला को उनके मंत्रियों ने बताया कि रिहाई के लिए जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, राज्य सरकार उन बातों से अनजान है।
फारूक अब्दुल्ला को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री मूसा रजा को आतंकवादियों से रिहाई के लिए बातचीत करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इसका नतीजा जानते थे। अब दिल्ली से इस बात का प्रेशर बन रहा था कि आतंकवादियों की बात मान ली जाए। उधर इस किडनैपिंग के केस मास्टरमाइंड अशफाक माजिद वानी, जो JKLF का नेता था, उसने रुबैया से कहा कि तुम हमारी बहन हो, एक कश्मीरी होने के नाते अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे कुछ कश्मीरी भाइयों को केंद्र सरकार ने जेल में डाल रखा है, उन्हें छुड़ाने के लिए हमें यह सब कुछ करना पड़ रहा है। डरो मत, अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो भी तुम सुरक्षित रहोगी। हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तब तक तुम हमारा साथ दो। उधर 13 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री VP सिंह ने फारूक अब्दुल्ला को फ़ोन किया और 5 आतंकियों को रिहा करने की रिक्वेस्ट की। फारूक अब्दुल्ला ने VP सिंह, मुफ्ती मोहम्मद सईद को धैर्य रखने को कहा और भरोसा दिया कि रुबैया की सुरक्षित रिहाई वो सुनिश्चित करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि वो आतंकियों को छोड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा करना चाहती है तो वो इस बात का विरोध करेंगे। आखिरकार फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं मानी गई और अपहरण के 5 दिन बाद 13 दिसंबर की शाम रुबैया सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। रुबैया की रिहाई के बदले सभी 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन आतंकवादियों के स्वागत में भीड़ जमा हो गई और उनको जुलूस निकालकर श्रीनगर की सड़कों पर घुमाया गया। रुबैया की रिहाई पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि एक पिता के रूप में मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन एक नेता के रूप में यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद कश्मीर में वो सब हुआ जिसका डर था। एक के बाद एक अपहरण करके आतंकियों की रिहाई की घटनाएं होती रही। इस तरह अपहरण की ये घटना कश्मीर के लिए टर्निंग पॉइंट मानी जाती है, लेकिन इस घटना के पीछे कई सवाल आज भी जवाब तलाश रहे हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रुबैया जल्द ही रिहा हो। जुलाई 2012 में नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप यानी NSG के पूर्व मेजर जनरल OP कौशिक ने रुबैया सईद अपहरण मामले में सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द रिहा हो। कौशिक ने दावा किया कि अपहरण की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद NSG की टीम ने रुबैया और आतंकवादियों की लोकेशन का पता लगा लिया था। कौशिक ने खुद गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को बताया कि रुबैया को कुछ देर में सुरक्षित रिहा करा लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और ऑर्डर दिया कि वे फौरन मीटिंग से बाहर जाकर NSG को पीछे हटाएं। इस तरह एक और दावा भी चौंकाता है। अलगाववादी नेता हिलाल वार ने अपनी किताब ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क्ड में बताया है कि कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत करने वाला रुबैया सईद अपहरण कांड एक ड्रामा था। उनका कहना था कि कश्मीर को अस्थिर करने की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसका असली काम शुरू हुआ 13 दिसंबर 1989 को। एक बार फिर इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस मामले की जांच कर रही CBI ने हाल ही में शफात अहमद शांगलू को इस मामले में फरार आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था,
जिस पर 10 लाख का इनाम भी था। सीबीआई का कहना है कि शांगलू कथित तौर पर JKLF का पदाधिकारी था और उसका फाइनेंस संभालता था, लेकिन कोर्ट ने शांगलू को हिरासत में भेजने से मना कर दिया क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें शांगलू का कोई जिक्र नहीं था। इस केस से जुड़े आतंकियों की बात करें तो किडनैपिंग के मास्टरमाइंड अशफाक वानी को 31 मार्च 1990 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि यासीन मलिक समेत 10 लोग इस केस में आरोपी बनाए गए। यासीन मलिक, जिसे NIA ने टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया, जो दोषी पाए जाने पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो खुद को गांधीवादी बताते हुए दावा करता है कि उसने साल 1994 से अहिंसा का रास्ता अपना लिया है और उसने हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया है। रुबैया ने जुलाई 2022 में कोर्ट में यासीन को बतौर किडनैपर पहचाना भी था। रुबैया ने अदालत में बताया कि साल 1989 में यासीन मलिक ने 3 लोगों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया था, लेकिन 21 सितंबर 2022 को जम्मू की टाडा कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो अपने बयान से पलट गई और उन्होंने कहा कि वो किसी भी किडनैपर को नहीं पहचानती है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं अपहरण में शामिल आरोपी आतंकियों की पहचान नहीं कर सकती। मैंने उस घटना के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने जांच एजेंसी से पहले भी किसी आरोपी की पहचान की थी। रुबैया कोर्ट में अपने बयान से क्यों पलटी? मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर OP कौशिक के दावे में कितनी सच्चाई है? अलगाववादी नेता हिलाल वार इस अपहरण कांड को एक ड्रामा क्यों बताते हैं? बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मारने वाला यासीन मलिक गांधीवादी कैसे बन गया? ये सवाल आज भी बरकरार है। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम परख कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल धन्यवाद, शुक्रिया।